Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome you all at online chemistry class. Students, today is the last lecture of this chapter. In today's lecture, we will study about the effect of bonding on the properties of compound. Then we will discuss the types of crystals. In the last, we will study about the structure of the diamond and graphite. So students, let's start from the first topic, that is the effect of bonding on the properties of compound. The first point is the solubility of the ionic compound. Students, आपको मैंने लास्ट लेक्चर में भी एक दफ़ा बताया था कि इफ़ यू टॉक अबाउट द सॉलिबिलिटी देन वी कैन से दैट द लाइक डिसॉल्व लाइक. हमारे पास जितने आयनिक कंपाउंड्स होते हैं दे आर पोलर इन नेचर, और जब ये पोलर इन नेचर में दे आर पोलर इन नेचर, दैट्स वाई दे आर ईजली सॉल्युबल इन वाटर बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन द नॉन एक्वस सॉल्वेंट. नॉन एक्वस सॉल्वेंट दैट मे बी बेंजीन, या हमारे पास वो कंपाउंड जो कि नॉन पोलर होते हैं उनमें डिज़ोल्व नहीं होता. ये होने की वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? दिस इज़ हैपन बिकॉज द पोलर वाटर मॉलिक्यूल डिटेक्ट द कैटाइन एंड एनाइन फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस बाय देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फॉर दिस टू हैपन हाइड्रेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ हाइड्रेशन वर्ड निकला है. आपको नाम से ही लग रहा होगा हाइड्रेशन एनर्जी, जिसमें हम वाटर की बात कर रहे हैं. दैट इज़ द एक्चुअली द एनर्जी रिलीज ऑन एडिशन ऑफ द वाटर. जब वाटर के साथ कोई भी आइन, पॉजिटिव या नेगेटिव आइन जब अटैच हो जाता है, स्टेबल हो जाए, तो एनर्जी रिलीज़ होती है, उसको हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं. इफ़ दैट इज़ इक्वल टू और ग्रेटर दैन द लैटिस एनर्जी, तब हमारे पास सब्सटेंस होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है. लैटिस एनर्जी हमारे पास क्या होती है, दैट इज़ द एनर्जी होल्डिंग द क्रिस्टल इन द लैटिस फॉर्मेशन. तो अगर हमारे पास हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी के इक्वल होती है या ग्रेटर होती है, तब हमारे पास सब्सटेंस डिज़ोल्व हो जाता है. ठीक है, तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली वो लैटिस एनर्जी पे ओवरकम कर जाएगी, उसको ब्रेक कर लेगी, और जो हमारे पास लैटिस के जो आइंस होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, उनको अपने साथ अटैच कर लेगी. दिस इज़ ऑल्सो वाई द सम आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट डिज़ोल्व इन द वाटर. समटाइम ऐसा होता है कि आयनिक कंपाउंड्स को अगर वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो वो डिज़ोल्व नहीं होते हैं. उसका रीज़न क्या होता है कि लैटिस एनर्जी डोमिनेट कर जाती है ओवर द हाइड्रेशन एनर्जी. लैटिस एनर्जी का मतलब ये कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड है वो उनके आइंस, पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस आपस में इतने स्ट्रांगली अटैच होते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल भी उसको ब्रेक नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से हमारे पास जो कंपाउंड होता है यानी कंपाउंड वो डिज़ोल्व नहीं हो पाता है. ठीक है, तो सम टाइम हमारे पास ऐसा भी होता है, बट ये बहुत कम देखने में आया है. Solubility of the covalent compounds are readily soluble in non-polar solvents such as if you talk about the benzene, ether, hexane. क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं हमारे पास वो नॉन पोलर होते हैं, और जो नॉन पोलर हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, या यू कैन से हमारे पास जो कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो जाते हैं, लाइक डिज़ोल्व लाइक की तरह. तो नॉन पोलर में डिज़ोल्व होते हैं एंड पोलर में डिज़ोल्व होते हैं. वेरी फ्यू ऑफ सच कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. बहुत कम होता है, वो हो सकता है कि हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड हो बट उसमें आयनिक करैक्टर ज़्यादा होने की वजह से सम टाइम डिज़ोल्व हो सकते हैं. इन कोवलेंट मॉलिक्यूल्स द अट्रैक्टिव फोर्सेज आर ईजियर टू ओवरकम बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड दस डिज़ोल्विंग प्रोसेस इज ऑल्सो readily. The solubility of the covalent compound in water depend on their ability to form the hydrogen bond with the water molecule. ठीक है, ज़रूरी नहीं हर दफ़ा हो जाए, sometime dissolve हो भी जाते हैं. Third point is the non-directional nature of the ionic compounds. Ionic compounds are rigid. Ionic compounds they are rigid and non-directional होते हैं. Since the bonds are not allowed to move and rotate. नॉन डायरेक्शनल का मतलब ये होता है कि जिस तरह के हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स में होता है ना कि हमारे पास शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है. जैसे मैंने आपको दिखाया था अभी एग्जांपल में HCl में जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्लोरीन की तरफ ज़्यादा अटैच हो जाता है, और अटैच होने की वजह से हमें वहाँ पर डायरेक्शन शो होती है, हमारे पास पोलरिटी आ जाती है. बट हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं इनमें ऐसा नहीं होता है. कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है, एक एटम कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली एक्सेप्ट करता है. नॉन डायरेक्शनल होते हैं, दे आर रिजिड. सिंस द बॉन्ड आर नॉट अलाउड टू मूव एंड रोटेट, देयरफॉर these compounds don't show the isomerism. सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, तो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म नहीं होता है. ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट द कोवलेंट्स कंपाउंड, डायरेक्शनल नेचर होते हैं, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर. कोवलेंट कंपाउंड्स आर नॉन रिजिड, ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं होते क्योंकि बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती है. दे आर नॉन रिजिड and because the bonds are allowed to rotate in the different orientation of space, thus they
मैनी कोवलेंट कंपाउंड्स शो द फिनोमेना ऑफ द आइसोमेरिज्म। आप देख सकते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। हमारे पास अगर आप काउंट करें, हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ़ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन सेम है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास जो इनका स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। Now come to the next point, that is the density. If we talk about the density, the electrostatic interaction between anion and cation in ionic compound is very strong. Thus they are held closely to one another. So we can say that the result in decrease in the volume of a crystal and increasing its डेंसिटी। जितना स्ट्रांगली आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि जुड़े हुए होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए इनका वॉल्यूम कम हो जाता है और इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। Okay, now come to the topic types of crystals. There are about 4 types of crystal. One by one we will see the diagram and we will study about that. First is the molecular crystals. In these crystals, atoms or molecules are held together by the intermolecular forces, that may be van der Waals forces. It include the solid ice, solid CO2, dry ice. आप देख सकते हैं ये हमारे पास आइस का स्ट्रक्चर है। किस तरह से हमारे पास मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर क्रिस्टल में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स, वाटर का मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से वाटर के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज़ नोन एज मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। सेकेंड इज़ द मेटालिक क्रिस्टल। सच क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ एटम्स हेल्ड टुगेदर बाय द मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा तो आपको पता है कि मेटालिक बॉन्ड में हमारे पास क्या होता है कि आयंस हमारे पास अटैच होते हैं इन द सी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन का सी आपको शो किया गया है। आयंस मेटल के आयंस होते हैं, वो इसको यू कैन से कि वाटर इलेक्ट्रॉन्स इतना स्पीड में मूव कर रहे होते हैं आयंस के गिर्द कि ये इस तरह से शो हो रहा होता है जैसे कि इलेक्ट्रॉन सी है। इलेक्ट्रॉन सी के अंदर पॉजिटिव आयन डिप फॉर्म में होते हैं, ठीक है। इस और ये आपस में पॉजिटिव आयन और नेगेटिव चार्ज वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके दरमियान बॉन्ड डेवलप हो जाता है, जिसको मेटालिक बॉन्ड कहते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास सिल्वर, कॉपर, गोल्ड और इसके अलावा बाकी जो हमारे पास मेटल्स हैं वो सब तमाम दे कंटेनिंग था मेटालिक क्रिस्टल। थर्ड टाइप हमारे पास होती है आयनिक क्रिस्टल। आयनिक क्रिस्टल में जो हमारे पास बहुत मोस्ट कॉमन एग्जांपल होती है दैट इज़ द NaCl, कंसिस्ट ऑफ द कैटाइन और एनाइन। आयनिक कंपाउंड्स में हमारे पास कैटाइन और एनाइन होते हैं। दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे पास जुड़े हुए होते हैं। एंड fourth is the covalent network solid, consist of the atoms held together in the large network or chain by the covalent bond. इसमें हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होते हैं लेकिन एक कंप्लीट नेटवर्क स्ट्रक्चर के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। और इसकी जो मेन एग्जांपल हमारे सामने जो बहुत कॉमनली दी जाती है दैट इज़ द डायमंड एंड ग्रेफाइट। बोथ आर द इलेक्ट्रॉप ऑफ ईच अदर, दोनों हमारे पास कार्बन से बने हुए होते हैं, लेकिन हम देख सकते हैं कि वो एक कंप्लीट नेटवर्क अरेंजमेंट होता है और एक जॉइंट मॉलिक्यूल हमारे सामने बनता है। दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द डायमंड। आप डायमंड का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि तमाम हमारे पास अगर आप देखें तो एक कार्बन हमारे पास 4 कार्बन्स के साथ जुड़ा हुआ है। लेट मी शो यू। कुछ इस तरह से टेट्राहेड्रली आपस में जुड़े हुए होते हैं और टेट्राहेड्रली जुड़े होने की वजह से इनकी जो शेप होती है दैट इज़ द sp3। and diamond is the hardest electrode of the carbon and it's sublime about the 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और अबव, ठीक है। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है। ये दैट इज़ द सेकेंड इलेक्ट्रोड ऑफ कार्बन, दैट इज़ द ग्रेफाइट। और आप देख सकते हैं ग्रेफाइट में हमारे पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, ईच कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होता है। इसी वजह से, इसी फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ग्रेफाइट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और दैट इज़ यू कैन से थोड़ा सॉफ्ट भी होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। बट डायमंड में क्योंकि ये हमारे पास जो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाकी 4 कार्बन के साथ स्ट्रांगली अटैच होते हैं, इसलिए वो बहुत हार्ड होता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका सबलाइम जो टेम्परेचर है वो भी बहुत ज़्यादा होता है और वो नॉन कंडक्टर भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं हो सकती है। लेकिन ग्रेफाइट में आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास लेयर्स की फॉर्म में होती हैं और ये लेयर्स आपस में van der Waals फोर्स के ज़रिए जुड़ी हुई होती हैं, इसलिए ये सॉफ्ट नेचर में होता है। यहाँ पे हमारे पास समरी है, तमाम आपको बता दिया गया है तमाम क्लासिफिकेशंस की। एक हमारे पास फर्स्ट जो एटॉमिक होता है, एटॉमिक में आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताई गई है, लेकिन हमारे पास एटम्स जब आपस में जुड़े हुए होते हैं, फॉर एग्जांपल नोबल गैसेस जो आपस में जुड़े हुए होते हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के ज़रिए,
एक हमारे पास टाइप ऑफ सॉलिड ये होता है, सेकंड मॉलिक्यूलर, आयनिक, कोवलेंट एंड मेटालिक, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर दिया है और यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आज का लेक्चर भी आपको समझ आया होगा और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था हमारा ये। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।